क्लास 6 मैंने आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा से पाठ 2 जंगल और जनकपुर से बेटा पेज नंबर 7 से पेज नंबर 13 के आधे भाग तक पढ़ाया था और समझाया था, जिसमें मैंने बेटा आपको ये बताया था कि विश्वामित्र को राजा जनक ने स्वयंवर देखने के लिए आमंत्रित किया था। तो विश्वामित्र लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जी को लेकर वहाँ पर गए, जहाँ उन्हें जनक के पास अद्भुत धनुष दिखाना था। चूँकि जनक जी ने प्रतिज्ञा की थी कि इस धनुष की जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मेरी पुत्री सीता का विवाह उसी के साथ होगा। इस तरह से बेटा विश्वामित्र, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी स्वयंवर में पहुँचे। बहुत सारे राजकुमार आए, वह धनुष की प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए, परंतु राम ने उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जैसे ही धनुष को खींचा, वह टूट गया और राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब बेटा आप उसके आगे का भाग देखिए और आगे का भाग पढ़िए और समझिए। विवाह से ठीक पहले विदेह राज ने महाराज दशरथ से कहा राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुर में रुकी। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुर में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी, स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनियों से गलियां गूंज उठी। यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। इस तरह से बेटा श्री रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का विवाह हुआ, जिसमें से बेटा श्री रामचंद्र जी का विवाह सीता जी के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ तथा भरत का विवाह मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ हुआ। अब देखिए बेटा आगे की कहानी पार्ट 3। अब आइए बेटा पेज नंबर 14 पर 2 वरदान। ये है बेटा आपका पाठ 3 2 वरदान। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे ही। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। जब विवाह के बाद बेटा श्री रामचंद्र जी अयोध्या आए तो राजा दशरथ की अब बेटा एकमात्र इच्छा थी, क्योंकि उनकी पहली इच्छा थी कि उनको संतान नहीं हो रही, फिर उनकी संतान भी हुई, फिर राजा दशरथ की इच्छा थी कि इनके विवाह की चिंता थी तो वो भी हो गया। अब उनके मन में एक ही इच्छा बची थी कि राम का राज्याभिषेक हो जाए, उन्हें युवराज का पद दिया जाए। अयोध्या लौटने के बाद बेटा राम को अब राज के काज में शामिल कर लिया गया था और राम भी इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, पराक्रम का लोहा सभी मानते थे और जो बेटा अयोध्या की प्रजा थी वह भी श्री रामचंद्र जी को बहुत मानती थी। दशरथ के लिए तो राम प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय थे। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा,
मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसे बन पड़ा। मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हों तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर विचार करने को तैयार हूँ। राजा दशरथ अब बेटा वृद्ध हो चले थे, मतलब अब उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी, वह बूढ़े हो चले थे। अतः उन्होंने मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श किया और एक दिन दरबार में उन्होंने कहा कि मैंने बहुत लंबे समय से राजकाज मैंने चलाया है। जैसा भी हो पड़ा मैंने राजकाज चलाया। अब मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मैं वृद्ध हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सारा कार्यभार अब मैं राम को सौंप दूँ, अगर आप सभी सहमत हों। सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे। संतोष के साथ उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते ही पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। इस तरह से बेटा अपने प्रस्ताव को, राजा दशरथ का प्रस्ताव था कि श्री रामचंद्र जी को अब कार्यभार सौंपा जाए, उन्हें जो है राजा युवराज का पद दिया जाए। उन्होंने बेटा अपना ये प्रस्ताव दरबार में सुनाया तो सभी लोगों ने, सभा में जितने लोग बैठे थे ना बेटा, सभी ने उनके प्रस्ताव का स्वागत किया। अब चारों तरफ राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक तो सुनते रहे, फिर उन्होंने कहा कि शुभ काम में देरी किस प्रकार की जाए। शुभ काम में देरी अच्छी नहीं है। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह ही कर दिया जाए। और बेटा जैसे ही दशरथ ने ये बात कही, ये समाचार पूरे नगर में पलक झपकते ही फैल गया और चारों तरफ बेटा राजा दशरथ के राज्याभिषेक की तैयारियां भी होने लगी। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना केकय राज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में भी नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। केकय से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। जिस समय बेटा राजा दशरथ ने यह निर्णय लिया कि राम को युवराज का पद दिया जाए, उस समय बेटा अयोध्या में भरत और शत्रुघ्न नहीं थे। वे अपने नाना के यहाँ थे। वे अपने नाना केकय राज के यहाँ थे। भरत को बेटा ये जो सारी बातें थी, ये कुछ भी उन्हें पता नहीं था। और जब भी बेटा भरत कहते ना अपने नाना से कि अब मुझे अयोध्या जाना है, तो उनके नाना उनको रोक लेते थे। केकय से एक दिन में भरत का और शत्रुघ्न का आना भी संभव नहीं था, क्योंकि दूरी बहुत थी। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम, अब आइए बेटा पेज नंबर 15 पे, मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम ना रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है। तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। बेटा दशरथ ने राम को बुलाया और कहा कि भरत यहाँ पर नहीं है और मैं चाहता हूँ
कि राज्याभिषेक का जो ये कार्यक्रम है उसको रोका ना जाए। और राम, तुम्हें जनता ने अपना राजा चुन लिया है, तो तुम राज धर्म का पालन करना। कुल की मर्यादा अब तुम्हारे ही हाथों में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी। मंथरा ने शुरू में उससे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए है। बेटा, रानी कैकेयी की एक दासी थी, मंथरा। मंथरा ने जब ये चहल पहल सजावट देखी तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसे लगा कि कोई होगा अनुष्ठान, बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं, कुछ होगा अनुष्ठान, तो उसे समझ में नहीं। लेकिन उसने देखा कि और अनुष्ठानों से आज ज़्यादा सजावट हो रही है, तो उसे आश्चर्य हुआ। फिर उसने बेटा कौशल्या की दासी से पूछा। तब उसने बताया कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है और यह उत्सव और सजावट उसी के लिए है। मंथरा जल भुन गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा, कैकेयी के विरुद्ध। वह कैकेयी की दासी थी बचपन से। कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकेयी की मुँह लगी थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। जैसे बेटा मंथरा ने सुना कि राजा दशरथ ने राम को युवराज पद देना स्वीकार किया है और उनका राज्याभिषेक है, तो मंथरा को लगा ना बेटा कि जैसे कि ये कोई षड्यंत्र हो रहा है कैकेयी के विरुद्ध। और वह कैकेयी की दासी बचपन से थी और कैकेयी के मुंह भी लगी थी और कैकेयी भी बेटा उसे बहुत मानती थी। तो उसने सोचा कि मंथरा उसे अपना हित मानती थी और उसने सोचा कि कैकेयी का हित ही मेरे लिए सर्वोपरि है। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी सीधे कैकेयी के कक्ष में। वह हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था। भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। बहुत ज़्यादा गुस्सा से, बहुत ज़्यादा क्रोध से बेटा जो मंथरा थी वह आग बबूला हो गई थी। सीधे वह रानी कैकेयी के कक्ष में गई। वो दौड़ कर आई थी, इसलिए बेटा वो हाँफ भी रही थी और उसकी सांसें उखड़ रही थी। जिस समय वह कैकेयी के पास गई उस समय कैकेयी बेटा सो रही थी। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ। विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ नहीं आई। बात क्या है? तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। मंथरा जो है बेटा किसी तरह से अपने आप को उसने संभाला और कहा, अरे मूर्ख रानी, उठ जा, तेरे ऊपर भयानक विपदा आई है, होश में आओ। इससे पहले तुम्हारे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूटे तुम जाग जाओ। इतना सुनते ही बेटा रानी भी चौंक कर उठी। उन्हें कोई बात समझ में नहीं आई। रानी ने कहा, सब कुशल है ना? मंथरा ने कहा, कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। मंथरा ने कैकेयी से कहा, कैसा कुशल और कैसा मंगल? सब तो अमंगल होने वाला है। अब तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि राजा दशरथ ने राम को युवराज बनाने का निर्णय लिया है।
कैकेयी ने कहा, अरे यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी ने कहा, यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतार कर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य हैं। मंथरा बेटा कैकेयी को उसके विरुद्ध करना चाहती थी, क्योंकि उसे लगा, मंथरा ने सोचा कि श्री रामचंद्र जी युवराज बन जाएंगे तो भरत का क्या होगा, कैकेयी का क्या होगा। उसने जो, चूंकि वो बचपन से उसकी दासी थी कैकेयी की, तो उसे लगा कि ये रानी कैकेयी के हित में नहीं है। उसे बहुत प्रकार से बहलाना चाहिए, समझाना चाहिए। और तब कैकेयी ने कहा, अरे ये तो अच्छा समाचार है, राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य हैं। बेटा मंथरा जो है, दासी मंथरा जो है, वह कैकेयी को हर प्रकार से समझाना चाहती थी, ताकि ये जो कल का निर्णय है राज्याभिषेक का, ये रुक जाए। फिर जब कैकेयी को उसकी बात नहीं समझ में आ रही थी, नागवार लगी, तो फिर उसने समझाया। कहा, रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। मंथरा फिर उनको समझाने लगी, दासी को। मंथरा फिर समझाने लगी बेटा रानी को समझाने लगी कि तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, तुम्हारी मति मारी गई है। राम हर प्रकार से योग्य हैं, तो सवाल यहाँ उनकी योग्यता का नहीं है। बात यह है कि राजा दशरथ के षड्यंत्र का, तुम्हारे सारे अधिकारों को छीनने का। ये षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है। कल सुबह राज्याभिषेक है और भरत को ननिहाल भेज दिया और इस समारोह के लिए उन्हें बुलाया तक भी नहीं। अब आइए बेटा पेज नंबर 16 पर। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है। वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है, इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। बहुत प्रकार से बेटा मंथरा जो है वो रानी कैकेयी को समझा रही थी। फिर अब समझाते समझाते अब रानी जो है, रानी का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को बहुत तेज डांटा और कहा कि राम के प्रति मेरा प्रेम, मेरा स्नेह बहुत ज़्यादा है और वह मुझे माँ के समान ही मानते हैं। इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है। ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता है। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई, उनके बहुत निकट। कैकेयी के चेहरे की ओर देखते उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो। तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता। दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा, समझो रानी। जब कैकेयी ने बेटा उनको फटकारा, डांटा, मंथरा पर बेटा इस फटकार का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसने बार बार कहा, दशरथ का षड्यंत्र है। अब वह कैकेयी के पास बैठ गई और कैकेयी का चेहरा बहुत ध्यान से देखते हुए मंथरा समझाती हैं कि रानी, तुम बहुत भोली हो और बहुत नादान हो। तुम्हें जो सामने संकट आ रहा है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। दुख की जगह तुमको प्रसन्नता हो रही है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आ जाएगा। और बार बार बेटा मंथरा रानी को समझा रही थी, कह रही थी, समझो रानी,
राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बनोगी, दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे, वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। तरह तरह से बात कर कर के बेटा मंथरा कैकेयी को भड़काना चाह रही थी, तरह तरह से बातें करके उसके ऊपर उसको विरुद्ध करना चाह रही थी, राजा दशरथ के विरुद्ध करना चाह रही थी। और उसने अंत में कहा कि तुम सोचो, अगर राम राजा बन गए तो तुम कौशल्या की दासी बनोगी, भरत जो है वो राम के दास बनेंगे और राम के बाद अगला राजा भरत नहीं, राम का पुत्र ही अगला राजा बनेगा। इस ऐसी मूर्खता मत करो। वह भरत को देश निकाला दे देंगे, भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से तुम भरत की रक्षा करो। ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिल जाए और राम को जंगल भेज दिया जाए। इस तरह से बेटा मंथरा बार बार रानी कैकेयी को समझाना चाह रही थी। क्लास 6 आज बेटा पेज नंबर 16 तक, यहाँ तक आधे भाग तक पढ़िएगा और समझिएगा। शेष जो भी कहानी बची है वो बेटा मैं आपको बाद में समझाऊंगी। आज आपको क्या करना है बेटा, आज आपको पाठ 2, क्योंकि पाठ 2 आज मैंने आधा पूरा किया है, आधा जो शेष भाग था ना बेटा इतना ये मैंने आज पूरा किया है, इसलिए आप कहानी 2 भी पढ़ेंगे और कहानी 3 जितना बेटा मैंने पढ़ाया है उतना तो पढ़ेंगे, फिर आप आगे की भी कहानी पढ़िएगा और इसको समझिएगा। तो क्लास 6 आज आपको पाठ 2 और 3 पूरक पुस्तक से पढ़ना है और समझना है।